हम लोगों ने सुबह स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था, और अगर पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी अगर कोई आपके टेक्निकल पॉइंट कहीं पर क्लियरिटी ना हुई हो तो वो आप पूछ सकते हो। हम लोगों ने सुबह में पूरा अलाइनमेंट, वायरिंग है ना, और स्टे, जाला बुनना, और फिर उसके बाद जो है ना घास डालना, ये सब कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। फिर हम लोग कल्टीवेशन पे जाएंगे, है ना, कैसे बेड बनाना और उस पर कैसे कल्टीवेशन करना, कौन सी क्रॉप को कहाँ पर कौन सा स्पेस अलॉटमेंट करना और कब उनको बोना और किस विधि से बोना, ये हम लोग अभी आगे सीखेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं, अभी प्रैक्टिकल का तो कोई डाउट नहीं, कंप्लीट हो गया ना। नहीं मतलब जो अभी तक सीखा वो थोड़ा बहुत तो आ गया, वो वापस सब करेंगे तो फिर बाद में ही वो सवाल अभी उठेगा, अभी कोई सवाल नहीं। बट जो भी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं ना, उसमें अगर कहीं आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमको क्लियर नहीं हुई है तो आप याद करके पूछ सकते हो, है ना। अभी जो घास लगाई थी ऊपर जी, इसमें तो बीज से थे ना कुछ, तो उससे खरपतवार बढ़ने का चांस तो बढ़ जाता है। उगेंगे। हाँ, देखिए, खरपतवार का एक नियम है। जब हमने इस पर बहुत डीप में अध्ययन किया तो हमें 3 चीज़ें मिली, है ना। नंबर 1, ये नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। इनको उगने के लिए कोई भी डीएपी या जैसे मान के चलो फास्फोरस है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, गंधक है, माइक्रोन्यूट्रेंट, इन सब की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। इनको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इनको नाइट्रोजन बस मिल जाए और ये उग जाते हैं। नंबर 2, हमें ये बात पता चली कि ये अक्सर जुलाई के समय में ज़्यादा उगा करते हैं, है ना। अगर हम पूरे साल भर खूब घास के सीड डाल दें खेतों में तो वो नहीं उगेंगे उतना, मतलब उगेंगे पर परसेंटेज उनका बहुत कम होगा। लेकिन जुलाई के समय जब ये बारिश आती है, ये टाइम पे तो एक पानी भी गिर गया तो कोई भी धरती का ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहाँ पे वो घास ना उगे, है ना। तीसरा, इनकी उम्र जो है ना काफ़ी कम होती है, मतलब ये कम उम्र के पौधे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये उगेंगे तो कई सालों तक खेतों में रहेंगे। ऑटोमेटिकली ये 2-3 महीने में उग के और अपने आप वहीं पे सूख के और ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इनकी जगहों पर क्या करते हैं, एक तो टाइम चेंज कर देते हैं। ये उगेंगे जुलाई में, हम इसके ऊपर कर देते हैं फरवरी या मार्च में हाई डेंसिटी में इनके टक्कर वाली कोई क्रॉप को। मतलब जैसे कि अब हम अगर लीफी वेजिटेबल पे जाएं तो लीफी वेजिटेबल भी नाइट्रोजन बेस्ड होती हैं। वो भी पत्ते ही हैं उनके अंदर, ना उनको फास्फोरस चाहिए, ना गंधक चाहिए, ना बहुत बड़ा ही कोई और ख़ास एलिमेंट चाहिए। उनको नाइट्रोजन बस चाहिए और नाइट्रोजन में ही वो उग जाती हैं। तो पत्ते वाली सब्जियां घास हैं, समझ लो आप, ठीक है। और दूसरा, ये साल में कभी भी उग सकती हैं, और ये खरपतवार खाली बारिश में सबसे तेज़ी से उग सकता है। तो हमने क्या किया कि इनके जैसी आदत और प्रवृत्ति रखने वाली फसल को इनके पहले बो दिया। तो इससे क्या हुआ कि इनके भी सीड्स ऑलरेडी मिट्टी के अंदर पड़े हैं। अब क्या होगा कि जब हमने ये वाली लीफी बो दी और इनके सारे सीड्स पड़े हुए हैं नीचे, तो ये इनको पानी मिलेगा। पानी मिलेगा तो इनको उगना चाहिए था जुलाई में, लेकिन पानी मिलने से तो ये उगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम तो है इनका जुलाई होता तो ये 3 दिन में निकल आते ऊपर। लेकिन फरवरी में हमारी लीफी वेजिटेबल 3 दिन में आ जाएगी, लेकिन ये नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये जुलाई में स्पीड से उगते हैं, क्योंकि इनको ऊपर की नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन चाहिए। तो बारिश का पानी गिरता है और एकदम से आप देखो 3 दिन के अंदर घास उगाती खेतों में, ऊपर का पानी मिलता है। तो क्या होगा कि ये सीड, इनको गीला मॉइस्चर तो मिलेगा, और मॉइस्चर के कारण ये उगने की कोशिश करेंगे लेकिन उग नहीं पाएंगे। उस चक्कर में ये सड़ जाएंगे इनके बीज। तो धीरे धीरे करके वो बीज वहीं पर जन्म होंगे अंडरग्राउंड, और वहीं पर डिस्पोज भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको माहौल नहीं मिलेगा उगने का। और ऐसे करके धीरे 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 करके वीडलेस भी हो जाती है हमारी फील्ड। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कितने भी सीड्स गिराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये पूरी फील्ड पे यही घास डाली हुई है, सेम जो वहाँ पे डाली, और उनके इतने बीज होते हैं, अरबों की संख्या में होते हैं, लेकिन उगने नहीं देते हम उन्हें। होते हैं वो, पर उगते नहीं हैं। तो ये है। तो अगर हम हर चीज़ का तोड़ अगर हमें पता हो और उस तोड़ को हम सही वक्त पे इस्तेमाल करें तो उसका हम समाधान निकाल सकते हैं, ऐसा है। और बताइए।
घास में बहुत सारी घासें हैं, आप कई तरह की घासों का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको लिटरेचर मिलने पे और आसान हो जाएगा। आपको पीडीएफ मिलेगा तो वो पीडीएफ में सभी घासों के चित्र दिए हुए हैं, हमने फ़ोटो भी दे रखे हैं, और उनका नाम और उनका लोकल नाम और उनका कहाँ कहाँ पाया जाता है वो सब दे रखा विवरण। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा ज़िला, तालुका, राज्य या डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई घास अवेलेबल ना हो। सो वो समाधान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमें नहीं पता, वो बात एक अलग है, ठीक है। तो पीडीएफ मिलेगी तो आप देख सकते हो, अरे ये तो हमारे पड़ोसी के प्लॉट में ही लगा, ऐसे हो जाएगा। तो वो चीज़ जो है ना आपको ईजी हो जाएगा। तो भाई इतना जी, सब वर्किंग घास अगर कहीं दिखाई देते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करें? उसको कुछ नहीं करो, आप काट लो वहाँ पे उसको, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर उसी जगह पे फिर होएगा। हाँ हमारे यहाँ कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में मिलेगा, वो काफ़ी नहीं होगा। नहीं, आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ हो तो ये वाली घास के हमसे सीड ले जा सकते हो अभी। हाँ सही है, उसमें क्या है। और आप अपनी मेड़ों पे डाल दो तो अभी उग जाएगा, और उधर जाके दिसंबर में आप काट लेना उसको, उसके सीड गिर जाएंगे ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट ईयर फिर उग जाएंगे उसी जगह पे। कर सकते हो। हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। मेड़ों पे होती है घास खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और घासें कई तरह की हैं, करीब 40 से भी ज़्यादा प्रकार की चीज़ें आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। देखो हम लोग तो इधर पे ये घासें यूज़ कर रहे हैं। अभी जब हम अरब में थे तो वहाँ पर हम लोगों ने खजूर से बनाया था, है ना, क्योंकि वहाँ पर खजूर ही होते हैं और कुछ होता नहीं है ज़्यादा। तो खजूर से बहुत अच्छा बनता है ये मॉडल। साउथ में लगभग 100 से 150 मॉडल खजूर पे बने हुए हैं, और आपके पाम का जो पत्ता होता है उस पे बने हुए हैं, फिर आपका नारियल का पत्ता होता है उस पे बने हुए हैं। तो कोस्टल एरिया के जितने मॉडल होते हैं वो सब इसी से बनाते हैं हम लोग, खजूर के पत्तों से, खजूर के, पाम के, नारियल के, इन पत्तों से भी बन जाता है। और उनसे और ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि घास को डाल के फिर बांधने के लिए लकड़ी यूज़ करना पड़ती है, और जगह जगह बांधना पड़ता है। और आपने एक पत्ता डाला, 2 जगह बांध दिया, ख़त्म। ना लकड़ी डालने की ज़रूरत है और ना बीच बीच में उसको बार बार बांधने की ज़रूरत है। तो वो ज़्यादा अच्छा है। पत्ता अरब में कहाँ गए थे? हैं? अरब में कहाँ गए थे? हम अबू धाबी में थे। अबू धाबी। हाँ हाँ, अबू धाबी में थे। वहाँ पे भी ये मॉडल सेक्टर है। हाँ, अभी 5000 स्क्वायर फीट में एक 5 दिन का शिविर था वहाँ पर, बहुत बड़ा। तो 5 दिन के शिविर में एक 5000 स्क्वायर फीट का मॉडल खड़ा करके आए, और वही बंदे ने अभी 1 महीना हुआ है ना, 29 अप्रैल से 5 मई तक शिविर था वहाँ पर। तो वहाँ पे अभी वो आदमी ने 1 एकड़ का खड़ा कर दिया खुद से। मतलब हम 5000 स्क्वायर फीट का खड़ा करके आए थे, उसने अब 1 एकड़ का खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने जो उसके अंदर जो ये धनिया होगा, पालक होगा, हम अपने खुद के सीड्स यहाँ से लेके गए हुए थे। तो वो सारे सीड्स ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया इस मॉडल के अंदर कि उस आदमी ने बोला कि अभी 22 साल के कैरियर में हमने कभी भी तो ये रेत में पालक उगते हुए नहीं देखा है, ठीक है। और हमारे इस खेत में, हमारे फार्म पे ये पालक उगी, और उसको खाने के बाद अंदर से जाके हमें पता चला कि ये चीज़ ऐसे खाने से तो ये फ़ायदा होता है। मतलब उसको जो डाइजेशन में रिजल्ट आए, जो उसको हल्का फीलिंग हुआ, टेस्ट में फीलिंग आया, तो उन्होंने हमारे आते तो 1 एकड़ का भी बना दिया। तो बंद कर दिया है? आपने तो इंडिया का बिजनेस बंद कर दिया। नहीं खुद उगाएंगे, हमसे नहीं लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। तो वो अक्लमंद नहीं है वो। नहीं ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं ना इस मॉडल में लग जाएं सब लोग, क्या दिक्कत है। नहीं, यहाँ से सप्लाई भी तो कोई नहीं कर रहा ना। नहीं ठीक है, अब सब लोग नहीं करेंगे तो हम कर सकते हैं ना भाई, करें हम, क्या दिक्कत है। अभी देखो हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग नहीं करेंगे, है ना। बहुत लोग करने को तैयार है। इवन हम जाते नहीं हैं, पर वो भाई बहुत ही पीछे पड़े हुए थे, तब हम पहली बार गए हुए थे। अदरवाइज़ बहुत दुनिया के अलग अलग देशों के हमारे पास बुलावे हैं। नाइजीरिया का बुलावा पिछले 2 साल से पड़ा हुआ है, साउथ अफ्रीका का बुलावा 3 साल से पड़ा हुआ है, अभी तक हम गए नहीं वहाँ पर। और इवन गवर्नमेंट बुला रही वहाँ पे कि आइए सस्टेनेबल मॉडल को हमारे कंट्री में इसको डेवलप कीजिए। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोग सीखें, टाइम दे रहे, पर अब हमारे लोग नहीं करेंगे तो ठीक है, अब
हम तो फिर अब ऐसा है कि फिर विश्व के लोगों को अपना मानेंगे तो सबको वही देंगे, ऐसा वैसे नहीं अगर है। आप विदेश में 4 जगह घुमाएंगे ना तो यहाँ वालों के लिए वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो जी विदेश से आ रहे हैं, सब कुछ करके आ रहे हैं। लास्ट वही है ऑप्शन, अगर नहीं मानेंगे तो वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो करेंगे। अभी अगले मानने लग गए सब लोग। 6 महीने के बाद में 6 देशों में शिविर है टोटल, है ना, लगा के लगातार कंटिन्यूसली 1 महीने तक करेंगे, वो चिंता नहीं है। जो ताला जिस चाबी से खुलेगा उस चाबी से खोलेंगे उसको, चाहे वो जैसे खुले। कुल मिला के लोगों को समझाना है, लोगों के जहन में उतारना है, तो जैसे भी उतरेगा उतारेंगे, जो भी टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी वो सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अच्छा रिस्पॉन्स है, छोटा मोटा नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा शाम को, जो 1 एकड़ का उसने बनाया, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा, वीडियो भेजा, तो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ वाकई में कुछ लोग काम कर रहे हैं, है ना। और दुनिया के ऐसे 28 देशों में लोग काम कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस के साथ में काम कर रहे हैं। अफ्रीका में टेरेस पे इस मॉडल के साथ में लोग काम कर रहे हैं। तो लोग जहाँ पर भी हैं, जो लोगों को लग रहा है वहाँ काम कर रहे हैं। श्रीलंका में काम हो रहा है, नाइजीरिया में काम हो रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ में काम हो रहा है। तो ये अबू धाबी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 53 डिग्री। हाँ 53 डिग्री था जब हम गए हुए थे। अति गर्मी जिसे बोलते हैं, वो गर्मी के बीच में इसके अंदर वो सारी रेत में आप सोचो कैसी सब्जियां उगाई, और 3 से 5 मिनट के एरीगेशन में, मतलब जो है ना इसके अंदर जो अपन एरीगेशन करते हैं तो 3 मिनट आपने, क्योंकि उसमें ज़्यादा कर नहीं सकते, आप ज़्यादा करोगे करते जाओ, वो तो रेत है, रेत में नीचे चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो खाली 3 मिनट का स्प्रिंकलर दिन में 3 बार 4 बार ऐसे चलाते हैं और उतने में वो हो रहा है बढ़िया से। बहुत सक्सेसफुली फॉगर्स लगाते हैं, मिनी फॉगर है ना, छोटा स्प्रिंकलर। तो ऐसे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। काम करेंगे तो देखो रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाले, है ना। करने ही से ही तो चीज़ें डेवलप होती है ना, चीज़ें निकल के आती हैं सामने। तो जो पत्ते ऊपर डाले वो ज़्यादा चौड़े नहीं हो रहे थे या कैसे था, वो किस टाइप से डाला उसको? नहीं, वो तो जैसे इस मॉडल में डलते हैं वैसे ही डाला, कोई अलग से प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया वहाँ पे। नहीं वहाँ पे खजूर के पत्ते मिलते हैं ना, बस ये है कि ऊपर घास पे हमने खजूर के पत्तों का लंबे इस्तेमाल होते किया। हैं ब्रांचेस, अच्छा, वो चौड़ा नहीं होता ज़्यादा? 4 3 फीट का हो जाता है कि इतना होता है लगभग। एक लाइन में 3 डालने पड़ते हैं तो पूरी लाइन कवर हो जाती है 5 फीट की। ओके। आपको दिखाएंगे फ़ोन में, हमारे पास फ़ोन नहीं है, नहीं तो आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, जो अभी बना, जो हम बना के आए उसको। और बताइए, और कोई सवाल हो ना? आने वाला भविष्य तो यही है, आप जान लो, क्योंकि ज़मीन कम होगी, आबादी बढ़ेगी, आप करोगे क्या? मल्टीलेयरिंग करोगे क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचेगा भाई, ठीक है। क्योंकि देखो अभी की सिचुएशन के अलावा आप 10 पीढ़ी आगे के बारे में सोचो कि 10 पीढ़ी आगे क्या होगा। आज हमारे शहर जहाँ पर इतना छोटा था वो इतना बड़ा हो गया, तो अभी जो शहर हैं वो और बड़े ही होंगे ना, तो बढ़ते जाएंगे, हाईवे बढ़ते जाएंगे, सड़कें बढ़ती जाएंगी। हर साल हम कितने किलोमीटर की सड़कें बना रहे, तो वो सड़कें बनी तो रही मिट्टी में ही ना, धरती पे ही बन रही ना, कोई आसमान में या हवा में तो बन नहीं रही। तो ज़मीन तो माइग्रेट हो रही ना, प्रतिदिन लाखों एकड़ ज़मीन माइग्रेट हो रही है प्रतिदिन। और अगर ये माइग्रेशन का सिलसिला इसी स्पीड से चलता रहा तो देखना 2-3 जनरेशन के बाद में बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आने वाला है। और दुनिया के साइंटिस्टों ने तो अनाउंसमेंट कर ही दिया कि फूड क्राइसिस आना ही है, और फूड क्राइसिस इसी वजह से आएगा, झटके से। देखो केमिकल का उत्पादन लगातार कम होते जा रहा है, ये बात आप जान लीजिए। एक समय 46 से हम 25 पे आ गए, अब आप ये मानना कि एकदम से झटका घलेगा बहुत बुरी तरह से, एकदम से हम डाउन में जाएंगे। अभी मिट्टी बिल्कुल एकदम ठीक है, जितनी ताकत है वो दिए जा रही, सांस चल रही है। जिस दिन सांस टूट गई ना, एकदम से गिरेगा उत्पादन। तो यहाँ उत्पादन गिरेगा, उधर ज़मीन कम होगी, इधर आबादी बढ़ जाएगी, तो 3-3 जगह से समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हमें कोई विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए बेटर है कि हम इस तरह की विद्या को सीख के आज से एक्सपेरिमेंट करना चालू करें, और फूड क्राइसिस आने से पहले हम 4 क्रॉप लगा दें और इसके पहले ही उपज। ठीक है। और हम बोलते हैं कि भाई चिंता नहीं करो, हम सब लेयर में फसलें उगा रहे हैं,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाना भी बंद मत करो और कम भी मत खाओ, है ना। हम लोग लेयर से उसकी पूर्ति कर देंगे। सर ये डेन चाहिए। हाँ डे चाहिए ये बराबर, हाँ वही। हमारे यहाँ मिल रहा है सब हाँ 900 में 40 kg का बैग। हाँ हाँ बढ़िया है तो, है ना। एक पेड़ में कितने डालना है? 20 kg ग्रीन मैन्योर के लिए 20 kg, और अगर आप उसका सीड्स बनाते हैं तो 10 kg। हाँ ठीक है। तो और ये मॉडल देखो, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि हमने इन्वेंट किया और हम इसमें काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो वास्तविकता है वही हम बोल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और वो आप फील भी कर रहे हैं यहाँ पे आके, कोई कहानी वाली बात नहीं है। इसके अंदर आप नर्सरी बहुत अच्छा कर सकते हैं, सबसे मतलब अच्छा एक विकल्प। अभी नर्सरी आप पॉली हाउस में करते हो तो आप एक ही जगह पे एक ही जगह का यूज़ करते हो। जैसे मिट्टी के ऊपर आपने पॉलीथीन अगर रख दी तो उस मिट्टी का और तो कोई दूसरा उपयोग कर नहीं रहे आप। लेकिन इस मॉडल के अंदर क्या करोगे आप, ऊपर आप अपना क्रीपर्स भी लगा दो पोल के सहारे, और पपाया भी लगा दो, 2 क्रॉप भी ले लो, और नीचे आप अपनी नर्सरी भी करते रहो। तो नर्सरी भी लेयर में हो जाएगा, 3 बेनिफिट एक साथ में हो जाएगा। दूसरा इसमें आप ये कर सकते हो कि कोई भी आपको कंपोस्ट बनाना है ना, आप टीन सेट का इस्तेमाल करते हो, आपको कोई ना कोई जगह फिक्स करनी पड़ती है और उसके ऊपर शेड लगाना पड़ता है। आप शेड मत बनाओ, आप इसके ही अंदर 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, भाई हम अपनी 2 रो कंपोस्ट के लिए छोड़ देंगे, और उसके ऊपर अपना क्रीपर्स भी लगाते रहेंगे, और उसके ऊपर अपना एक फ्रूट क्रॉप भी लगाते रहेंगे। तो एक हमारा फ्रूट क्रॉप हो गया, एक क्रीपर्स हो गया, नीचे कंपोस्ट हो रहा। शेड की तीनों को ज़रूरत नहीं है, तो खर्चा भी कम हो गया और 2 गुना और फसल भी मिल गया हमको। तो अभी जैसे हम लोग ये अर्थबम कंपोस्टिंग और बहुत सारी कंपोस्टिंग करते हैं, यही सेट के अंदर करते हैं, 50-100 बेड बना के इसके अंदर ऊपर 2 फसलें भी लेते हैं और नीचे ये भी कर लेते हैं। कोई खर्चा नहीं करते टीन वीन सेट का, तो वो खर्चा भी बचता और उसमें अर्थबम अच्छे से काम भी करते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। तीसरा, आप इसके अंदर मेडिसिनली जितनी भी हर्ब्स हैं वो क्वालिटी बेस्ड उगा सकते हैं। आयुर्वेद में एक चीज़ है, अगर मान के चलो मेडिसिन सही ढंग से उगी है विदाउट एनी केमिकल, तो वो दवा आपके शरीर को ज़्यादा असर करेगी, ठीक है। तो जितनी भी हर्ब्स हम बाहर उगा रहे हैं उनकी फार्मिंग केमिकल तरीके से कर रहे हैं, अगर वो जैविक तरीके से इस मॉडल के अंदर की जाए तो उसका क्वालिटी 25% गारंटी से बढ़ेगा, हर कीमत पे बढ़ेगा, लिख के देता हूँ मैं। तो आप कोई भी हर्ब्स उगाएंगे इसके अंदर क्वालिटी आएगी तो उसका मेडिसिन का वैल्यू बढ़ेगा आपका। तो वो चीज़ इसके अंदर है। फिर इसके अंदर काम करने में आसानी है। गर्मी के टाइम पे दोपहर के 2 बजे आप इसके अंदर आराम से काम कर सकते हो, भागने का मन नहीं करेगा। और खुले खेत में आप मैदान में 2 घंटे टिक गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं टिक पाओगे। 10 बजे जब सिर पे धूप चढ़ती है भागता है आदमी, 10 बार बाथरूम करने के बहाने जाएगा, 5 बार पानी पीने के बहाने जाएगा, और ऐसे करके 2 घंटे में आपका पूरा दिन भर देगा। और वो 2 घंटे का भी आउटपुट घंटे भर का नहीं होगा, तो नुकसान बहुत होता है। इसके अंदर मज़ा आएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें हमने म्यूज़िक थेरेपी पे भी काम किया है, और पिछले 9-10 सालों में करीब हमने इस पे 3 आर्टिकल तैयार किए, और पूरा एक रिसर्च एविडेंस, ठीक है। हमारे पास एक बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस बस नहीं है कि कितना परसेंट किस हार्मोन्स में क्या चेंजेस आया, ये एनालिसिस नहीं है लैब बेसिस पे, पर हमारे पास ये डाटा है कि ये प्लांट्स को ये गाना सुनाने से इतना % इसने परफॉर्मेंस दिया। और इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मॉडल के अंदर हमने साउंड थेरेपी का प्रयोग किया, और इसके अंदर जो साउंड थेरेपी का रिजल्ट आया, दुनिया में साउंड थेरेपी का प्रयोग और भी साइंटिस्टों ने पहले किया है। लोगों ने गाने सुना के ये पता किया है कि पौधे कितना सेंस करते हैं ध्वनि को। तो ध्वनि तरंगों को सेंस करते हैं प्लांट, लेकिन जब आप खुले वातावरण में किसी को गाने सुनाते हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा 10%, इसके अंदर पड़ता 50%। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है, तो जो आप वेव्स देंगे उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और ये है ओपन इन्वायरमेंट, इसमें आप जो साउंड दोगे उसके अलावा भी दूसरे साउंड्स आ रहे, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ा, और 25% तक हमने यील्ड बढ़ाई। ये डाटा पूरा ऑन रिकॉर्डेड है। तो सन थेरेपी का प्रयोग
म्यूज़िक थेरेपी का प्रयोग हमने इसके अंदर किया है। हम एक बॉक्स रखे हैं, वो रखा है वहाँ पर साउंड का बॉक्स, उसी से हम क्या करते हैं सारे स्पीकर 5 स्पीकर लगाते हैं इसके अंदर, एक सेंटर में और चारों कॉर्नर पे, और एक रिदम में उनको बजने देते हैं। जब वो बजते हैं यील्ड तो बढ़ेगी 25%, हमारी भी यील्ड 25% बढ़ जाती है। आप इसके अंदर काम करोगे मन लग जाएगा, नहीं तो फिर बस 4 लोग बैठे, उन्होंने कहा तुम्हारी सास ने ये किया, हमारे भाई ने ये किया, और बस कहानियाँ चालू हो जाती हैं। तो सास भाई में जो है ना 4 घंटे की वर्किंग 3 घंटे में आके रह जाती है। और जब साउंड लगेगा तो क्या होगा, जो आपका दिमाग का जो तनाव है जो आप घर से लेके आए वो भी रिलीफ हो जाएगा, एंड आप चर्चा ना करते हुए धुन में मस्त हो जाएंगे और काम में आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा। ये भी प्रैक्टिकल है, मतलब एक कोई मतलब काल्पनिक बात नहीं है। सब इस बात से एक बात याद आई जी। हमारे यहाँ पे जो लेडीज वो काम करते हैं ना सब, हाँ वो कुछ गाना उनका गाने हैं, गाते गाते काम करते हैं। हाँ करते हैं गाँव ना, में तो 100%। तो अगर आप म्यूज़िक थेरेपी के साथ में इसके अंदर काम करोगे, आप अपने रिजल्ट भी बढ़ा लोगे। तो देखो यहाँ तक तो इतना लेवल तक तो हमने अभी काम कर लिया, अभी और काम करने की ज़रूरत, हम सब मिलके करेंगे आगे काम, है ना। और जो भी और लगेगा कि हाँ इसमें ये भी एक्सपेरिमेंट हुआ, ये भी है, तो हम बताएंगे फिर दुनिया को। तो ऐसे म्यूज़िक थेरेपी का भी जरूरी है कि पौधे मनुष्य का ही गाना सुनकर खुश हैं? नहीं, मनुष्य का गाना नहीं सुनते हैं पौधे, है ना, क्योंकि मनुष्य के गाने का तो कोई पता ही नहीं है कि वो क्या क्या सुनता है, ठीक है। पौधे जो है ना प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट हैं, इवन हम भी हैं प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट, लेकिन अभी हमारा थोड़ा सिस्टम अलग हो गया है, अभी हम अपने आप को थोड़ा साइड में रखें। पेड़ पौधों की जहाँ तक बात है, तो ये लोग जो है ना शब्द को कम धुन को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। बांसुरी ये सब। जैसे किसी भी आप जैसे गायों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, तो गायों के ऊपर धुन का असर जितना पड़ेगा उससे ज़्यादा शब्दों का असर पड़ेगा, तो वो शब्दों वाले गाना सुनना पसंद करती है। जैसे आप किसी गाय को नाम रख दो उसका, और आप उसको नाम बोलोगे तो वो सुनेगी, इसका मतलब वो शब्द जानती है, ठीक है। तो उस पर शब्द का प्रभाव पड़ता है, और इन पर साउंड्स का प्रभाव पड़ता है। साउंड्स मतलब वेव्स, ठीक है, ध्वनि तरंगों का, तो इनको फिर ध्वनि तरंगा देनी पड़ती है। और अगर आप डीप में समझोगे तो ये प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है। भौरे जो है ना जब गुनगुनाते हैं तो बेसिकली ये पौधों का मनोरंजन करते हैं। आपने देखा होगा एक फिल्म का गाना है, हमने ना मतलब वैसे सुना है, ऐसे लोग सुनाते हैं, पंछी सुर में गाते हैं भौरे गुनगुनाते हैं, ऐसे कुछ गाना है। अभी जो भी मूवी का वो पता नहीं है पर गाना है। तो इससे ये जो पंछी सुर में गाते हैं और भौरे गुनगुनाते हैं, ये जो भौरे की जो गुनगुनाहट है, यही पौधों के लिए मनोरंजन का माध्यम है और साधन है। तो बायोडाइवर्सिटी होती है तो ये मनोरंजन होता है। अब बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो मनोरंजन कहाँ से होएगा, क्योंकि भौरे ही नहीं है, ना तितलियाँ हैं ना मधुमक्खियाँ हैं, तो कौन गुनगुनाएगा, कौन कहाँ होएगा। अभी यहाँ पे सभी रहते हैं, तो चिड़ियों की चिटचिटाहट से लेकर आपको, आप 5 बजे यहाँ पे शांति के साथ बैठिएगा, 4 बजे आपको इतना मतलब आपको कैचिंग होएगा आपका माइंड कि आपको लगेगा कि हम एकदम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए, ऐसे फीलिंग आएगा। क्योंकि उस समय जो साउंड्स आते हैं, जो बहुत छोटे छोटे अलग अलग टाइप के साउंड्स, वो आपके मन को बहुत शांत करते हैं। तो ये है, इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, अभी आप ध्यान से सुनेंगे 10 तरह की साउंड्स आएगी आपको। ये सब जो है ना, ये सब बायोडाइवर्सिटी का कमाल है। अगर ये नहीं होता तो ठीक है, फिर तो पों पों जो हम आवाज़ करते हैं वो ही आती है। फिर एरोप्लेन उड़ता है तो उसकी आवाज़ आती है, बस सायरन मारती है तो उसकी आवाज़ आती है, और कोई आवाज़ नहीं आती हमारे खेतों में से। तो यूट्यूब में आपका एक वीडियो भी है, आपके कछुआ भी गाना सुनते हैं। सुनाते हैं ना, सुनाए थे हमने, उस पर भी आर्टिकल लिखा है हमने एक, और काफ़ी उसको मान्यता भी मिली है पूरे देश दुनिया में। गाना सुनाने से 25% 30% उन्होंने ज़्यादा काम किया। जो केंचुए को हमने गाना सुनाया वो उसने गाना सुन के 45 दिन में काम किया, और जिसने गाना नहीं सुना उतना ही काम उसने 60 दिन में किया। 15 दिन पहले काम कंप्लीट हो गया गाना सुनने से, और साथ में उनका मल्टीप्लाई भी ज़्यादा हुआ। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, और सुनाते हैं हम गाने सबको, गायों को भी सुनाते हैं, फसलों को भी सुनाते हैं, और अर्थबम को भी सुनाते हैं। अलग अलग टाइम होता है इनका थेरेपी देने का। ये विज्ञान है बहुत बड़ा, इस पर भी हम प्रयोग करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। मतलब ये 25% आपको सहयोग करेगा आपकी यील्ड बढ़ाने में, है ना। ये सेशन में है सर कुछ चैप्टर?
हाँ हाँ, ये सेशन में है उस पर कोई थेरेपी पर, म्यूज़िक थेरेपी पे तो नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा दे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात कर देंगे। हाँ सर ये क्रीपर्स के साथ मेडिसिन प्लांट करते हैं तो कोई प्रभावित नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रभावित नहीं करता। बस भाई सिस्टम वही है, कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना और सनलाइट का, जितना किसी मतलब क्रॉप को सनलाइट चाहिए उस सनलाइट का ध्यान रखना, ये आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।